Hello guys, welcome back to my channel and what's up with y'all. So in today's video we're gonna do a study with me thing because my exams are going to start, and lately I haven't uploaded any video. Like it's been a month since I uploaded, and many of you even asked me about whether I'll post anything on New Year or Christmas, any vlogs or something. So the reason behind it is that इंडिया में क्रिसमस मनाया नहीं जाता है. लाइक जो नॉर्मल मतलब जो क्रिश्चियंस होते हैं वो लोग तो इंडिया में जितने क्रिश्चियंस हैं वो लोग तो जो है मनाते ही हैं क्रिसमस, लेकिन बाकी कोई नहीं मनाता है. लेकिन फिर भी आपको जो है पैसा कमाने के लिए जो है कई सारी दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पे खुली हुई डेकोरेटिव सामान लेकर के. सो दैट वाज अबाउट क्रिसमस. और न्यू ईयर पे हम लोग जहाँ गए थे वो बेसिकली इंडिया में न्यू ईयर कैसे होता है. इंडिया में दो तरीके के न्यू ईयर मनते हैं. एक तो ब्रिटिश स्टाइल जो कि मतलब फॉरेन जो होता है आप इसमें आप जो है 31 दिसंबर की रात को सोए और फिर जो है नेक्स्ट दिन आप जो है 1 जनवरी मनाते हैं कि नया साल शुरू हो गया है. रात के 12 बजे तक पटाखे फूटते हैं. एक तो उस तरीके से इंडिया में जो है कुछ लोग मनाते हैं न्यू ईयर, और एक जो दूसरा तरीका होता है उसमें लोग जो है टिपिकल तरीके से जो है बनाते हैं, जिसमें कि जो है आप जो है तो जो इंडिया का मेन न्यू ईयर है वो शुरू होता है जब स्प्रिंग सीजन शुरू होता है. लाइक फरवरी के एंड से लाइक मिडिल ऑफ मार्च के बीच से शायद से शुरू होता है. शायद से 23 मार्च से शुरू होता है इंडिया में नया साल. तो इंडिया में दो तरीके के मनते हैं. तो जो 1 जनवरी वाला था उसमें हम लोग बाहर गए थे, और बाहर जहाँ हम लोग गए थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी सारे फूड स्टॉल पे और सब पे. एंड इट वाज लाइक यू मेक अ मिस्टेक एंड योर फोन वुड बी लॉस्ट इन द क्राउड. लाइक कौन आया जेब से बटुआ निकाल कर ले गया, या फिर जो है फ़ोन आपका कहाँ गया. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई डिडंट शूट एनी वीडियो. विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री. मालूम है आप लोग में से कई लोगों को नहीं हिस्ट्री पसंद है, नहीं हिस्ट्री पसंद होगा. आप लोग सोचे होंगे कि कोई अच्छा सा सब्जेक्ट होगा, मैथ्स होगा, साइंस होगा, लेकिन हिस्ट्री है कि ब्ला 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 ब्ला. But I personally love SST, so that's the reason I've started with history. Go to your study place, grab your favorite subject, grab a notebook, one pen, whether it's blue, red, green, purple, any color. बस एक पेन होना चाहिए हाथ में कुछ ना कुछ लिखने के लिए. आज हम लोग करने जा रहे हैं 2 चैप्टर, इजी चैप्टर जो पूरे हिस्ट्री के बुक में है क्लास 9 के. तो वो हैं लास्ट के 2 चैप्टर, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, और आपका जो सेकेंड मतलब लास्ट जो चैप्टर है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड पैस्टोरलिज्म. हम लोग ये 2 चैप्टर करने जा रहे हैं, और हर एक चैप्टर की एंड में आई विल गिव यू द समरी ऑफ होल चैप्टर.
फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म ख़त्म हो चुका है, मतलब इसमें ख़त्म ही हो गया है। तो इस चैप्टर में आपको स्टार्टिंग से जो है ये बताया गया है कि लाइक डिफॉरेस्टेशन तो थाई वर्ल्ड में शुरू हो ही गया था, नोमैड्स और पैस्टरलिस्ट और शिफ्टिंग कल्टीवेशन और सबकी वजह से। लेकिन इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जब जो है वो ब्रिटिशर्स जो हैं इसमें आए थे, इंडिया में आए या फिर कहीं पे भी, जब वो लोग जो है कॉलोनीज अपना सेटअप कर रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने वहाँ के किसी पर्टिकुलर प्लेस के फॉरेस्ट के साथ क्या किया था। तो उस टाइम जब ये लोग यहाँ पर आए थे, इंडिया में जब ये लोग आए थे, तो मतलब इंडिया में आने का रीज़न इन लोग का ये था क्योंकि उनके यहाँ जो है अर्ली 90s में जो है ओक ट्रीज जो ख़त्म होने लगे थे। So that was the reason they came for looking timber, and why they needed timber was to make their navy and railway tracks. So like for the railway tracks they needed sleepers, which like जो कि दो मेटल के बीच में जो है उनको बांधे रखे, वो स्लीपर का काम करती थी वो लकड़ी। और नेवी में जो कि सड़े ना पानी में, साल भी पानी में पड़ी रहे लेकिन सड़े ना,
तो इसलिए वो लोग जो है यहाँ पर आए ओक ट्री मतलब उसके लिए टिम्बर की तलाश में। और जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने जो है रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया सब चीज़ पे। और उन लोग ने 1856 में डाइटरिच बैंड्रिस को बुलाया था, जो कि इंडिया में सबसे पहले जनरल ऑफ फॉरेस्ट थे, इंस्पेक्टर जनरल थे। वो जर्मनी से आए थे। और आपको यही बताया गया है कि जब बैंड्रिस आए तो उन्होंने जो है क्या क्या जो है एक्ट्स लगाए। तो 1864 में उन्होंने जो है लगाया था इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फॉरेस्ट एक्ट आपका हुआ था 1865 में, 1 साल का ही गैप है दोनों में। फिर आपका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में 1906 में जो है सेटअप हुआ था। इसमें आपको जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में बताया गया था। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री है क्या? तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो है पूरा एक आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। जो है आपको जो है नए उसके टॉपिक की स्टार्टिंग है, मतलब जब बैंड्रिस आए थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, किस तो डेट के नीचे ही जो है आपको एक पूरा पैराग्राफ में साइंटिफिक फॉरेस्ट्री होती क्या है उसके बारे में बताया गया है। और जो आपका फॉरेस्ट एक्ट है, द फॉरेस्ट एक्ट वाज अमेंडेड ट्वाइस। तो फॉरेस्ट एक्ट आपका 1865 में अमेंड हुआ था, उसको 2 बार ट्वाइस वो अमेंड हुआ है। 1865 में वो पास आउट हुआ था। 1878 में एक्ट में जो है लिखा गया था कि जो है फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो तो सेफेस्ट है, क्योंकि उसमें से जो है आप विलेजर्स जो कुछ भी नहीं ले जा सकते थे, एक छोटी सी लकड़ी भी नहीं ले जा सकते थे। और जो आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसमें जो है विलेजर्स को परमिशन चाहिए होती थी उसमें काम करने के लिए, अंदर जाने के लिए। और जो आपका विलेज फॉरेस्ट था उसमें सब कोई जो है जा सकते थे, विलेजर्स भी जा सकते थे और ब्रिटिश तो जा ही सकते थे। अब बारी आती है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्या। तो जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कि उनको एक मिक्स्ड स्पीशीज मिले, ताकि उन लोग का जो है एक पर्टिकुलर लैंड पे उनको स्पीशीज मिल जाए कई सारे ट्रीज की, ताकि वो लोग जो है उनकी हर एक नीड जो है पूरी हो जाए, जैसे वुड, फ्यूल और कुकिंग ऑयल। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो पेड़ मिलें जो कि हाइट में खूब लंबे हों। तो ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो ये था कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लंबे, सीधे और स्ट्रॉन्ग ट्रीज मिलें, ताकि जो है वो लोग नेवी और स्लीपर्स बना सकें। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि जो विलेजर्स थे उनको एक मिक्सचर क्यों चाहिए था, आखिरकार फॉरेस्ट से उनको क्या इतना गेन हो रहा था। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि फॉरेस्ट जो है एक लैंडलेस, मतलब ऐसे ही फॉरेस्ट जो है एक बेकार सी चीज़ है जिससे कि जो कुछ रेवेन्यू नहीं होता है। तो उन्होंने जो है एग्रीकल्चर के लिए इसको यूज़ किया था। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्यों फॉरेस्ट जो है इनके विलेजर्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट था। तो पेज नंबर 85 पे जो एक बड़ा सा पूरा पैराग्राफ है, इन फॉरेस्ट एरिया से लेकर के महुआ ट्री तक जो है पूरा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसमें आपको जो है 7 से 8 पॉइंट्स जो है मिल जाएंगे। और इसमें क्या दिया है वो ये है कि जो ट्यूबर होता है, रूट्स जो होती हैं वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, तो इसलिए जो है वो उन लोग को विलेजर्स को काम करता था। हर्ब्स जो है जड़ी बूटी मेडिसिन उनके लिए। उसके बाद फिर वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, योक प्लॉ, लकड़ी से खुदाई बनाने का सामान। फिर ड्राइड स्कूप गोर्ड, जो लौकी होती है उसका ऊपर का जो है हिस्सा काट के
उसके अंदर का सारा वो स्कूप आउट करके उसको सुखा के उसमें पानी भर के पानी की बोतल का काम करना, वो हो गया। उसके बाद फिर पत्तियों को सिल के डिस्पोजेबल प्लेट्स कप बना लेना। फिर क्रीपर को जो है रस्सी की तरह यूज़ कर लेना। और जो थॉर्नी बार्क्स होते हैं जैसे सैमर, यस करेक्शन, जो सैमर जैसे थॉर्नी बार्क्स हो गए, उससे जो है सब्जियां ग्रेट करने के लिए, कुकिंग ऑयल लैम्प और लैम्प को जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपका महुआ ट्री से जो है मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से विलेजर्स को फॉरेस्ट एक मिक्सचर में चाहिए था। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आ सकता है 8 पॉइंट्स के लिए। और एक और क्वेश्चन आ सकता है आपका 5 मार्क्स के लिए, कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के जो है बहुत सिंपल है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लैंड भी जो है ज़्यादा चाहिए होगा फार्मिंग के लिए। फार्मिंग के लिए जो है पेड़ काटने पड़ेंगे अभी अगर जगह बड़ी होगी तो। फिर डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट और वो सब कॉटन जो हुआ था, उसके लिए जो है पेड़ों को काटने का जो है ज़रूरत पड़ा। उसके बाद वही जो फॉरेस्ट जो है एग्रीकल्चर लैंड में जो है टर्न आउट हुआ था। टिम्बर्स जैसे कि आपको मालूम ही है। उसके बाद स्प्रेड ऑफ रेलवेज, वो भी टिम्बर दोनों के लिए हो गया। उसके बाद ये आपका 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 2.2 हाउ डिड द फॉरेस्ट रूल्स अफेक्टेड कल्टीवेशन। तो ब्रिटिशर्स ने जो है मेन फोकस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है बैन करने के लिए किया था, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी जो है कई सारे जो है रिजल्ट्स जो है उनको नहीं अच्छे लगे थे, जिसमें से 3 पॉइंट्स ये हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। 3 मेन पॉइंट्स वो ये हैं, टिम्बर कुड नॉट ग्रो लाइक। अब आप जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक जगह के पेड़ काटे, उनको जलाएं, उन पे जो है एग्रीकल्चर किया, फिर चले गए। तो जब जाते हैं तो वहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्रॉपिंग होती है। अब उस मिक्सचर में जो है आपका जो है टिम्बर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो उस बात पे ब्रिटिशर्स को जो है डर लगने लगा था। दूसरा आता है फायर कुड नॉट फायर टू स्प्रेड वाइडली लाइक। अभी अगर इस जगह पे टिम्बर का जो है अच्छा खासा प्लांटेशन हो रहा है, यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा है, आग यहाँ लगी, फैलते फैलते इस एरिया में भी पहुँच गई, पूरा टिम्बर जो है सब खत्म हो गया। ये एक पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। और फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उन लोग के पास कोई रीज़न नहीं, वैलिड रीज़न नहीं हो पा रहा था कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन से टैक्स जो है ले सकें। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं कि उन लोग ने जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन क्यों करना चाहा। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो एक ऐसा लोकल नाम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के भी कई सारे नाम हैं, जैसे स्वीडन एग्रीकल्चर, और फिर श्रीलंका में अलग नाम है, साउथ अमेरिका में अलग नाम है, इंडिया में अलग नाम है, अफ्रीका में अलग नाम है। फिर आपका आता है, ये इसमें बताया गया है कि किस पार्ट में जो है क्या ग्रोन अप हुआ है। तो सेंट्रल इंडिया और अफ्रीका में मिलेट्स हो सकते हैं, ब्राज़ील में मनिको हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, और लैटिन अमेरिका के पार्ट्स में मेज और बीन हो सकते हैं। और आपका यहाँ पे भी आंसर दिया हुआ है यही 3 पॉइंट्स को और थोड़ा इलेबोरेट करके। दे फेल्ट से लेकर के नेक्स्ट पेज के टैक्सेस, जो सेकंड लाइन है उसका टैक्सेस, वहाँ तक जो है आपका ये आंसर थोड़ा और इलेबोरेट करके दिया है कि क्यों शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया था। हु कुड हंट में भी जो है जैसे कि रेस्ट्रिक्शन लगी गया था, तो राजा लोग जो है कोई भी जो है कुछ शिकार नहीं हो पाता था। और एक और चीज़, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में कई लोगों को जो है शिफ्टिंग अपनी बंद करनी पड़ी, तो उन लोग ने प्लांटेशन में जो है कॉफ़ी में जो है
अपनी जॉब ढूंढी, और जिन लोगों ने कल्टीवेशन नहीं बंद किया था उनको शिफ्टिंग क्रिमिनल्स के नाम से जो है घोषित कर दिया गया। अब हु कुड हंट, ब्रिटिशर्स ने जो है सब पे लाइक पाबंदी लगा दी थी, हंटिंग पे भी पाबंदी लगा दी थी। तो जितने भी नोमैड्स थे वो लोग जो है नहीं हंट कर सकते थे, राजा लोग हंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि और जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रही है वो एक्चुअली मेरे घर के बगल में जो है वेडिंग है, तो इसलिए उसका जो है डिस्टर्बेंस। अब क्या करें, इसी टाइम सबको जो है शादी करने की सूझती है, और इसी टाइम पे हम लोग का एग्ज़ाम भी रहता है। तो आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो अभी क्यों इसको जो है बैन किया गया था, इसलिए नहीं क्योंकि राजाओं लोगों ने जो है जानवर ज़्यादा मारे थे इसलिए, बल्कि इसलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो ही सकता है कि जो है कुछ उनको नुकसान हो जाए, लाइक शिकार के वक्त टिम्बर जो है उनका कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए शिकार भी बंद कर दिया गया। तो उसके बाद फिर आता है रिबेलियन इन फॉरेस्ट, द पीपल ऑफ बस्तर। तो बस्तर एक जो है जगह है, उसमें कई सारे गांव आते हैं। बस्तर में हुआ ये था कि जो है जो लोग थे बस्तर के, वो लोग जो है कुछ ज़्यादा ही फेडअप हो गए थे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन और सबसे। तो इन लोग ने जो है सोचा कि अब जो है बहुत हुआ, अब जो है हम लोग जो है इनको फॉरेस्टर्स को, इनको ब्रिटिशर्स को दिखा देंगे कि ये इनका जो है लैंड नहीं है, इस पर हम लोग का हक है और ब्ला 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 ब्ला। तो उन्होंने जो है जा कर के जो है ऐसे ही लड़ाई छेड़ दी उन लोग पे, जो है उनको जो है मारा पीटा। बाद में फिर जो है इन लोग का जो है मूवमेंट जो है सप्रेस करने के लिए ट्रूप्स को भेजा गया। तो जिन लोग ने भी जो है ये सब मूवमेंट किया था उन सब की जो है खूब जो है धुलाई हुई पिटाई हुई थी। उसके बाद जो है यही सब था कि जो है कैसे जो सप्रेस्ड होता है कैसे उठता है। और फिर आता है जावा, ये तो इंडिया के बारे में था बस्तर तक। फिर बस्तर के बाद से जो है होता है जावा का। जावा बेसिकली इंडोनेशिया में है, और जो जावा में है, जावा में ये जावा इंडोनेशिया में डच का था। डच आए थे अपना उसको कॉलोनी बनाने, लेकिन दूसरी तरफ से जो है जापान भी आ रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का समय था उस टाइम। तो वो उस टाइम जो है जापान उसको ऑक्यूपाई करना चाहता था अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन डच ने क्या किया, सेम चीज़ें जो है सेम रिस्ट्रिक्शन जो ब्रिटिशर्स ने लगाए थे वही डच ने भी जो है लगाए थे जावा में। जापान आया, जापान को जो है कुछ ना मिल सके, इसीलिए जो है डच ने जो है सब कुछ ख़त्म कर दिया था। सारे फॉरेस्ट को जो है टिम्बर को जला दिया था, सारी फैक्ट्री जो है तहस नहस कर दी गई थी। लेकिन फिर भी जापान ने कुछ ना कुछ जो है बचा कुचा यूज़ कर ही लिया। और इतना ही नहीं, जब वॉर हुआ था, मेन सीजन जो आपका है वो है वॉर ही जो है इस पूरे चैप्टर का लास्ट और मेन टॉपिक बचता है, वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। तो जब वॉर आई तो नेवी के लिए, रेलवे के लिए जो है और ज़्यादा पेड़ों को जो है काटना पड़ा था। उस टाइम जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी जो है आपका बंद कर दिया गया था। उस टाइम जो है खूब स्पीड से जो है पेड़ काटे गए थे और सब कुछ जो है धीरे धीरे वॉर के लिए यूज़ किया जा रहा था। और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर होता है ख़त्म।
introduction. So in introduction we all know pastoralism has its history and everything, blah 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 blah. Movement of pastoral nomads in mountains. So here are the points. So Gujjar Bakarwas from Jammu and Kashmir moved to mountain in search of gazing. During winter, they relocated to Shivalik ranges because of that heavy winter, snowfall and everything. Began their northern march Kafila at the end of April, because after April it is like again summer coming. And what is rest? By the end of September, back to their winter base. Gatti shepherds of Himachal Pradesh, they also had the same cycle as I told. Gujjar cattle herds came to the dry forest of the Bhabars in the winter, went to high meadows and bugayals in summer. It was cyclic movement of many, including the Bhutias and Sherpas and Kinnauris, whatever it is called. Then in plateaus, pastoralists were also found in the plateaus, plains and desert of India. Dhangars were in Maharashtra, as I told. And it is like same, all that cycle of like seasonal cycle is same for everyone. By October, relocated to the west. Then Golas herd cattle in the state of Karnataka and Andhra Pradesh. The Kurumas and Kurubas reared sheep and goat and sold woolen blanket. During the dry season, they moved to the coastal tracts and left when the rain came. Like the coastal, it receives cyclonic disturbance, so they left that place and came back in the central. Then Banjaras were the grazier of Uttar Pradesh, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Rajasthan. Raikas resided in Rajasthan's desert. Then colonial power. Under colonial rule, the life of pastoralists changed dramatically. The revenue was increased, their grazing land shrank, their movement was regulated, their agricultural stock declined. So all uncultivated land was seen as wasteland. Forest was designated like reserved and protected. Yeah. Criminal Tribes Act passed in 1871. So this is all the points about how the life changes and the effect of these. So the effect was unusual area of pastoral land decreased, scarcity for food for animal, degeneration of animal stock. Pastoralists reduced the number of cattle. Richer pastoralists began buying land and settling down. Poor pastoralists borrowed money from moneylenders. Some became laborers. So this is how they changed their life. So this was about Asia. Now coming to Africa. Even today, some form of pastoral activities for their livelihood. So some of the Africans are like still living on the pastoral way. Then the community name is given, and then it's the life, like the life of African pastoralist, how they change. So it is like Maasai community, and how many is given? Masai Mara and
Okay, so it's only about the Maasai community. The Maasai community. So, the Maasai community in 1885, it was cut into half. The grazing lands were taken over for white settlement. Maasai were pushed into small areas in South Kenya and North Tanzania. In the late 19th century, colonial government began imposing various restrictions. It suddenly changed the life of pastoralists. Pastoral lands were turned into cultivated fields. The Maasai community were confined to an arid zone. So it is like they pushed the Maasai community towards the Central Africa, and then it's all the same rules and regulation which was done in Asia. So here we come to the end of the chapter, and in the conclusion, pastoral communities in different parts of the world are affected in different ways by changes in the modern world. This pattern of movement was affected. Pastoralists find it difficult to move in search of pastures. Cattle died in large numbers, yet they adopted to new times. So this is all about the last chapter of the history. I'll see you guys next time in my next vlog. Bye.